अब हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इसकी बात इसलिए करना ज़रूरी है, अभी कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राज्य के अर्थ मंत्री से कहा कि हम जीएसटी का बकाया दे नहीं सकते, और इसके चलते, इस विधान के चलते राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए जीएसटी के बारे में। राज्य और केंद्र में एक विवाद शुरू हो गया है और यह विवाद फेडरलिज्म तक जाता है, भारत की संघ राज्य व्यवस्था तक जाता है। इसलिए जीएसटी के संबंध में विचार करना आवश्यक है और हम विचार करेंगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, हिंदी में हम वस्तु एवं सेवा कर कहेंगे उसको। यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर हैं। कर व्यवस्था में दो प्रकार के कर होते हैं, एक को डायरेक्ट कहते हैं इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट कर हैं। दूसरे को हम जीएसटी कहते हैं, पहले जैसे सेल टैक्स जैसे कर थे या मनोरंजन कर था, इनको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो जीएसटी यह इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी लागू करने का, जीएसटी के लिए राज्यों को मनाने का, जीएसटी लागू करने का सारा श्रेय दिवंगत श्री अरुण जेटली तत्कालीन 2017 तत्कालीन वित्त मंत्री को है। अरुण जेटली के प्रयासों से ही राज्यों को मनाया गया जीएसटी के स्वीकार के लिए। दो उद्देश्य प्रमुखता कहे जाते हैं। देश में एक ही अप्रत्यक्ष कर हो, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स हो, देश में एक ही है, और जिसका अमल, जिसका इम्प्लीमेंटेशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया हो। एक ही टैक्स होगा। दूसरा, एक ही कर प्रणाली होगी, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, और इसके चलते देश में कॉमन मार्केट प्रस्तापित हो। देश के स्तर पर एक कर, वन टैक्स वन नेशन, क्या कहा गया था उसको? वन टैक्स वन नेशन। और देश में कॉमन मार्केट, वन टैक्स वन नेशन एंड कॉमन मार्केट, ये दो उद्देश्यों के लिए इस जीएसटी को लाया गया। जीएसटी को वास्तव में लाया गया है। वास्तव में यह टैक्स के संबंध में प्रक्रिया 2010 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तभी शुरू की गई थी कि जीएसटी को लाना चाहिए। पुरानी बात है, कांग्रेस के ज़माने की बात है, परंतु मनमोहन सिंह जी सफल नहीं हुए इसमें, क्योंकि राज्यों को मनाने में वह सफल नहीं हुए। 2017 में मोदी जी प्रधानमंत्री और अरुण जेटली जब अर्थमंत्री थे तब यह प्रक्रिया फिर से शुरू की गई और यह प्रक्रिया पूरी भी की गई। मोदी सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मोदी सरकार भी इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं और बाकी लोग भी इसको मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मोदी सरकार इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं, इसलिए इसकी घोषणा के लिए जो आयोजन किया गया था वो भी ध्यान में रखिए। थोड़ा सा मैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया की तरफ ले जाना चाहता हूँ, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया तक ले जाना चाहता हूँ। 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12:01 पर ब्रिटिश सत्ता भारतीयों को सत्ता सौंपने वाली थी। कब? 14 अगस्त 1947 रात को 12:01 पर। क्यों कि 12:01 मतलब 15 तारीख का सवेरा, 15 अगस्त का सवेरा, इसलिए 15 अगस्त मनाते हैं। तो उस समय हम मध्यरात्रि कहेंगे, मध्यरात्रि को सत्ता सौंपने का कार्यक्रम होने वाला था। यह कार्यक्रम के लिए उस समय जो संविधान सभा थी, बाद में जो संसद भी बनी, उसका विशेष सत्र रात को 12 बजे आयोजित किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, जो केवल संविधान सभा में नहीं, भारत में नहीं, सारी दुनिया में एक प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पेशल प्रोग्राम। उसी प्रकार से
जीएसटी को लागू करने के लिए मोदी जी ने, तारीख में भूल गया हूँ, मोदी जी ने संसद का विशेष मध्य रात्रिकालीन सत्र आयोजित किया था और मध्य रात्रिकालीन सत्र आयोजित कर उस सत्र में, पार्लियामेंट के उस सत्र में जीएसटी की घोषणा की गई थी। इससे इसका महत्व मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, उस समय ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया था, भारत के पहले प्रधानमंत्री। इस समय मोदी जी ने भाषण दिया और इस प्रकार से जीएसटी भारत में लागू हुआ। इस कर प्रणाली के प्रबंधन के लिए एक सेंट्रल व्यवस्था स्थापित की गई जिसको जीएसटी काउंसिल कहा जाता है या जीएसटी परिषद कहा जाता है। इस परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और भारत के सारे ही राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। साधारणतया सर्वमति से निर्णय लिया जाता है इस परिषद में, परंतु यदि केंद्र को निर्णय उचित नहीं लगता तो केंद्रीय अर्थ मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उनको वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार है, इसका अर्थ ऐसा कि राज्यों के बहुतांश मंत्री ऐसी किसी निर्णय पर आते हैं, फिर भी केंद्र को वो निर्णय मान्य न हो तो केंद्र उसको वीटो कर सकता है। इस प्रकार से इस काउंसिल में इसकी निर्णय की प्रक्रिया होती है। जीएसटी की स्वीकृति के लिए एक लंबी प्रक्रिया चली, दीर्घावधि की प्रक्रिया चली, क्योंकि जीएसटी से पहले राज्यों को अपने अप्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार था। जैसे सेल्स टैक्स राज्य लगाती थी और राज्य की आमदनी का वह प्रमुख स्रोत था। राज्य किसी भी स्थिति में अपनी आमदनी का यह प्रमुख स्रोत अप्रत्यक्ष कर यह केंद्र को सौंपना नहीं चाहते थे। उनको कन्विंस करना, उनको मनाना बड़ा ही कठिन काम था, फिर भी अरुण जेटली उसमें सफल हुए। इसलिए इसके सारा श्रेय अरुण जेटली जी को जाता है। क्यों सफल हुए जेटली जी? जेटली जी ने ये कहा कि 2017 से लेकर तो 2022 तक 5 साल तक जीएसटी के लागू होने से आपके अप्रत्यक्ष कर आगम में जितनी घट होगी, जितनी टूट आएगी, जितना डेफिसिट होगा, वह केंद्र सरकार जीएसटी के आगम से पूरा करेगी। मतलब 2022 तक सरकार को क्षतिपूर्ति मिलेगी। इसको क्षतिपूर्ति कहते हैं, डेफिसिट पूरा करना क्षतिपूर्ति कहते हैं। केंद्र सरकार डेफिसिट करेगी और यह अरुण जेटली जी का प्रॉमिस था राज्यों को। यह राज्य और केंद्र के बीच में एक समझौता था और इस समझौते के चलते राज्यों ने जीएसटी को अपनी मंजूरी दी कि 2022 तक राज्य को क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से यह जीएसटी अस्तित्व में। अब सवाल कहाँ आता है? इस साल सरकार कहती है कि हम देगी नहीं, राज्य कहते हैं कि भाई तुमने कहा था देना है, तुम्हारा काम है, कहाँ से देना ये तुम देखते हो। इसके बारे में हम आगे चलेंगे। इस कर प्रणाली में कर लगाने की जिम्मेदारी जीएसटी काउंसिल की है। कर संकलन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती हैं और कर जमा होता है केंद्र सरकार में और वहाँ से फिर क्षतिपूर्ति की राशि राज्य को आती है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य मिलकर इस प्रकार की कर प्रणाली को देते हैं। एक देश एक कर, परंतु शुरू से ही यह प्रणाली विकलांग रही है। शुरू से ही इसमें अनेक त्रुटियां रही हैं जो अभी तक दुरुस्त, जिनका अभी तक सुधार नहीं किया गया है।
एक देश एक कर, वन नेशन एक वन टैक्स, कैसे ऐसा कभी भी नहीं हुआ। शुरू में ही 5 स्तर की कर व्यवस्था की गई, जिसमें 12% से लेकर तो 28% तक करों की व्यवस्था थी। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग कर, अलग अलग रेट कर का 5 स्तरीय व्यवस्था थी। क्या ये वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स था? नहीं था। उसमें से भी कुछ चीज़ों को छूट दी गई, इस 5 स्तरीय व्यवस्था में भी समय समय पर परिवर्तन होते रहे, कभी भी निश्चित नहीं था, समय समय पर परिवर्तन होते रहे। अनेक वस्तुओं पर समय समय पर छूट दी जाती रही। पेट्रोलियम पदार्थ, मद्य, लिकर और बिजली, इन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि व्यापारी को टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। जीएसटी का रिटर्न भरने में व्यापारियों को, उद्यमियों को, उद्योगपतियों को सबसे बड़ी कठिनाई महसूस हुई और इसके चलते बड़ी ही तकलीफ हुई। अलग अलग समय पर निर्णय बदलते गए, कभी भी एक निर्णय नहीं रहा और इसके लिए यह प्रणाली शुरू से ही दुर्बल रही और अब तक कोरोना का संकट आ गया। तो यह कोरोना के संकट के वजह से भी यह प्रणाली संकटग्रस्त हुई है और इसके चलते एक समस्या खड़ी हुई है। इस वर्ष मतलब 2020-2021 में जीएसटी के आगम में, जीएसटी से प्राप्त होने वाले कर में 2,35,000 करोड़ का घाटा आने वाला है। इस साल जो कर प्राप्त होने की संभावना है उसमें 2,35,000 करोड़ के घाटे की संभावना व्यक्त की गई है, कमी की संभावना व्यक्त की गई है। इसीलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो देय राशि है वो दे नहीं सकती, ऐसा अभी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में अर्थ मंत्री ने घोषणा की है कि हम यह राशि राज्यों को दे नहीं सकते। बड़ा अजीब सा तर्क दिया गया है कि निर्मला सीतारामन जी कहती हैं कि भाई ये तो ईश्वर की करनी है, इट इज़ गॉड्स एक्ट। अब जब गॉड नहीं चाहता तो हम दे कहाँ से। इसके पीछे अभी मैं पढ़ रहा था, इसके पीछे व्यापार उद्योग में एक सूत्र है, वहाँ पर लिखा जाता है कि कोई ऐसे कारणों से यदि कुछ हानि होती है तो उस हानि से क्षतिपूर्ति नहीं करने का एक सहूलियत दी जाती है, जिसको गॉड्स एक्ट कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, परंतु वित्त मंत्री ने कहा कि हम दे नहीं सकते, यह गॉड्स एक्ट है, राज्यों को अपने साधन जुटाने चाहिए। राज्य चाहे तो रिजर्व बैंक से कर्ज ले सकते हैं, राज्य चाहे तो मार्केट से लोन ले सकते हैं, केंद्र इसमें इसकी मदद करेगा। 2022 के बाद जीएसटी में से राज्य जो भी लोन लेंगे उनके मूल का भुगतान केंद्र सरकार करेगा, परंतु ब्याज का भुगतान राज्य को ही करना पड़ेगा, राज्य का दायित्व होगा। फिर से मैं दोहराता हूँ, ये बात समझने में थोड़ा सा आसान हो इसलिए। इस साल जीएसटी का आगम घट रहा है 2,35,000 करोड़ से, इसलिए केंद्र राज्यों को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सकती, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है, जिसको उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड कहा है। राज्यों को उन्होंने सलाह दी है कि राज्य अपने साधन खोजे, अपने साधनों से राज्य अपना आगम प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने 2 सुझाव दिए हैं, या तो रिजर्व बैंक से कर्ज लीजिए या मार्केट से कर्ज लीजिए। उन्होंने कहा है कि जहाँ से भी आप कर्ज लो उस कर्ज की मूल राशि का भुगतान 2022 के बाद केंद्र करेगा, मगर ब्याज का भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। स्वाभाविक है, मीटिंग में बीजेपी शासित राज्य तो कुछ बोले नहीं,
उनके अर्थमंत्री तो कुछ बोले नहीं। हाँ, बिहार के अर्थमंत्री सुशील मोदी जी ने जरूर कहा कि यह राज्य की देनदारी है, राज्य ने देना चाहिए। मगर जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनके अर्थमंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि आपका प्रस्ताव हमें मान्य नहीं है, आपका प्रस्ताव हमें मान्य नहीं है, हम आपके प्रस्ताव का विरोध करते हैं। क्योंकि यह पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने आश्वासन दिया था कि केंद्र इसकी भरपाई करेगा। यह व्यापारी करार नहीं है जो गॉड्स एक्ट कहेंगे आप, यह राज्य और केंद्र के बीच में समझौता है, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपको देना होगा। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी है। एक स्वामीनाथन अंकलेसरिया अय्यर करके हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे में हमेशा एक स्तंभ लिखते हैं। वो कहते हैं राज्यों को जीएसटी का उनका हिस्सा मिलना ही चाहिए। जीएसटी लागू करते समय अरुण जेटली ने क्षतिपूर्ति का अभिवचन दिया था। केंद्र और राज्यों के बीच यह कोई व्यापारी करार नहीं है जिसको गॉड्स एक्ट बोलकर आप जिससे मुक्त हो सकते हो। यह एक राजनीतिक समझौता है राज्य और केंद्रों के बीच में, और केंद्र को इसका पालन करना ही चाहिए। यदि भाजपा इसको फिस्कल फेडरलिज्म कहती हैं, राजकोषीय संघवाद, और बड़ा गौरवान्वित अनुभव करती हैं, तो फिस्कल फेडरलिज्म के चलते केंद्र की जो दायित्व हैं, केंद्र की जो जिम्मेदारी हैं, उसको केंद्र ने पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। यदि आगे स्वामीनाथन अंकलेसरिया खत्म हो गए, यदि केंद्र राज्य को क्षतिपूर्ति नहीं करता, राज्य को हिस्सा नहीं देता, तो राज्य दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि राज्य के पास आय का और कोई साधन है नहीं। ऐसा नहीं कि कोरोना के चलते देरी हो रही है, इसके पहले भी केंद्र ने राज्य को भुगतान करने में देरी की है। राज्य की अर्थव्यवस्था कोरोना के चलते और भी संकटग्रस्त हुई है। ऐसी स्थिति में, और यह अर्थव्यवस्था का संकट केंद्र का निर्माण किया हुआ है, इसलिए केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र ने राज्यों को भुगतान करे। इतना ही नहीं, कानूनी तौर पर केंद्र के महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल भी हर केंद्र को सलाह देते हैं कि 5 साल तक 2022 तक क्षतिपूर्ति देना यह केंद्र की जिम्मेदारी है, आपको देना पड़ेगा, यह आप पर ऑब्लिगेशन है, आप पर यह जिम्मेदारी है। In keeping with original grand bargain, it is a center that should borrow and to compensate the state. एक जो राजनीतिक समझौता किया गया था, ग्रैंड अलायंस था वो, उसके चलते केंद्र ने मार्केट से या रिजर्व बैंक से या और कहीं से भी कर्ज लेकर, ऋण लेकर, केंद्र की क्षमता ज़्यादा है, राज्यों को भुगतान करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है। इस संकट से उभरने के लिए राज्यों को और संकट में डालना यह उपाय नहीं हो सकता। अभी जरूरत है परस्परावलंबन की, यानी केंद्र और राज्य ने परस्परावलंबन की नीति स्वीकार करनी चाहिए, परस्पर विश्वास की नीति का स्वीकार करना चाहिए, और पारदर्शिता से निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए। 3 बातें, परस्परावलंबन, परस्पर विश्वास और पारदर्शिता। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जीएसटी का समझौता जो है वह केंद्र और राज्य के बीच का पहला समझौता है। इतिहास में लिखा जाएगा
कि केंद्र ने समझौते का पालन नहीं किया इतिहास में लिखा जाएगा, और उसके बाद कोई भी राज्य केंद्र पर विश्वास नहीं करेगा। यदि केंद्र विश्वास खोना नहीं चाहता तो केंद्र ने राज्य की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है, जीएसटी इज़ नॉट ए ट्रिवियल थिंग। यह आलतू फालतू चीज़ नहीं है, ये बड़ी महत्व की चीज़ है। इट इज़ ह्यूजली एम्बिशियस चेंज इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक महान परिवर्तन का आरंभ जीएसटी के माध्यम से हुआ है। स्टेट्स वेयर परसुएडेड टू वॉलंटरीली गिव अप देयर यूनिलैटरल पावर टू टैक्स। कर लगाने का जो संविधान ने उनको अधिकार दिया था, वह अधिकार राज्यों ने स्वेच्छा से त्याग दिया है, केंद्र को सौंप दिया है टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट। एक भारत की एक समान बाजार विपणि बने, मार्केट बने, इसलिए त्याग दिया। इसलिए क्योंकि कॉम्पेंसेशन की गारंटी दी गई थी। ऐसे स्थिति में उस गारंटी का आदर करते हुए केंद्र को उनको क्षतिपूर्ति देनी चाहिए, नहीं तो राज्य की स्थिति कैसे होगी। हमारे एक मराठी में, हिंदी में कहावत है, बाप भीख मांगने नहीं देता और माँ खाना नहीं खिलाती। बच्चे ने क्या करना चाहिए? ऐसी राज्य की स्थिति हो जाएगी, बाप भीख नहीं देगा और माँ खाना नहीं खिलाएगी, ऐसी स्थिति नहीं हो जाए। राज्य यदि राज्य कहते हैं, राज्य क्या कहते हैं सुनिए, राज्य कहते हैं यदि केंद्र हमारा हिस्सा नहीं देता है तो हम अपने आय के स्रोत खोज लेंगे, हम अपने आय के स्रोत खोज लेंगे। यदि ऐसा होता है तो यह जीएसटी के अंत की शुरुआत होगी। ऐसा होता है तो यह जीएसटी के अंत की शुरुआत होगी। साथ ही फेडरल स्ट्रक्चर जो हैं, जिसमें राज्यों को स्वायत्तता है, केंद्र को स्वायत्तता है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर जिसको संविधान में संघीय संरचना कहा है, फेडरल स्ट्रक्चर, वह संघीय संरचना के सामने संकट खड़ा होगा। यह संवैधानिक संकट उपस्थित होने की संभावना है। इसीलिए सारे ही सूज्ञ केंद्र से अनुरोध करते हैं कि गॉड्स एक्ट कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त मत होइए, राज्यों को और संकट में मत डालिए, आप राज्यों को क्षतिपूर्ति दीजिए। मैंने आपसे जीएसटी की चर्चा इसलिए की क्योंकि जीएसटी के चलते फेडरल स्ट्रक्चर के सामने संकट खड़ा हुआ है। यह संवैधानिक संकट है, यह आम लोगों ने भी इसको समझना चाहिए। इसलिए जीएसटी की बात मैंने आपके सामने की। मैंने गर्त में जाती अर्थव्यवस्था की बात आपके सामने की, मैंने जीएसटी की बात आपके सामने की। जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वह आपसे शेयर करने का प्रयास मैंने किया है, क्योंकि आने वाले दिन सिर्फ कोरोना के संकट से नहीं, अर्थव्यवस्था के संकट से भी हमें आम आदमी के तौर पर जूझना पड़ेगा। हमारी आजीविका खतरे में है, हमारा जीवन खतरे में है, हमारी रोजी रोटी खतरे में है। और यदि केंद्र पर दबाव बनाकर सही उपाय योजना करने के लिए हम यदि केंद्र को बाध्य नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ा कठिन होगा। मार्केट में अनाज होगा मगर खरीदने की क्षमता नहीं होगी। इस स्थिति की कल्पना कीजिए। मार्केट में अनाज होगा और खरीदने की स्थिति में हम लोग नहीं होंगे, क्रय शक्ति नहीं होगी, इस स्थिति की। या मेरा बच्चा जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है वो खराब स्कूल में जाएगा, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है, मातृभाषा के स्कूल में जाएगा। और जो मातृभाषा के स्कूल में पढ़ रहा है उसको स्कूल से माँ बाप निकालेंगे, काम पर लगाएंगे और भीख मांगने लगाएंगे। क्या इस स्थिति को हम पहुंचना चाहते हैं? नहीं पहुंचना चाहते हैं तो हम अनुरोध करते हैं केंद्र से कि मांग बढ़े, मार्केट में मांग बढ़े। ऐसे इनिशिएटिव केंद्र ने लेना चाहिए और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास करने चाहिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना वक्तव्य, अपना संवाद समाप्त करता हूं। धन्यवाद।